वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो बच्चा लोग, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज आप ये सोच रहे होंगे कि सर तो मंडे टू फ्राइडे ही दिखते हैं, तो आज ये संडे को कैसे आ गए। तो संडे का जैसे आपको पता है कि संडे को हमारा मैराथन रहता है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम आपको साइंस का मिला, ठीक है, उससे पहले आपको मैथ्स का मिला, कंप्यूटर का मिला, ठीक है। तो इसी तरह से आज का जो आपका हिंदी का मैराथन है, ठीक है। तो आप जरा अपना राशन पानी वगैरह लेके सब बैठ जाइए, पानी की बोतल वगैरह जो भी आप जिससे भी आप मतलब आपको टाइम खराब ना हो, आप ऐसा चीजें सब लोग बैठ जाइए खा पी के, ठीक है। और इस क्लास में आपको दिखाई देंगे लगभग ऐसे क्वेश्चंस जो कि बड़ी बड़ी मुख्य मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, याद रखें। रिपीटेड मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं एज इट इज, बशर्ते क्या हो जाता है, सिर्फ उनके ऑप्शन चेंज हो जाते हैं बट क्वेश्चन वही रहता है, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले कुछ बच्चों को बता देते हैं जो बच्चों हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। अगर ये आपके पास ये नंबर नहीं है 8638008832, ये किसका नंबर है? ये अंकित सर का नंबर है। अंकित सर को मैसेज कीजिए और बोलिए कि हमें आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के पीआरटी और टीजीटी वाले ग्रुप में जोड़ लें। पीजीटी भी जुड़ सकते हैं, ओनली फॉर जनरल वन पेपर, जो भी जनरल पेपर आता है वन वाला। और ये अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको समय रहते हुए यूट्यूब की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि समय समय रहते हुए आपको सभी एक जगह पर आपको मिल जाए, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहां से भी हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। और अब बात करता हूं उनसे जिन्होंने अभी तक द ज़ोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने आपके केवीएस पीआरटी के लिए बहुत ही सुंदर तैयार किया है आपके लिए पूरा कंटेंट और डिटेल में कोर्स, ठीक है। इसके बारे में हमारे जिन बच्चों ने परचेज कर लिया है वो बता रहे हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप सिंपली डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको डेमो क्लासेस दिखाई देंगी। डेमो क्लासेस देखने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है। सेटिस्फाई हैं तो आप सिंपली उसको आगे जाके एनरोल कर सकते हैं। एनरोल कर लेंगे तो सभी वीडियो, जितनी भी वीडियो जो कोर्स में डाली गई हैं वो सब क्या हो जाएंगी, अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। अनलॉक हो जाएंगी तो आप उसको एक बार या 1000 बार जितनी बार भी देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैराथन। तो लगभग 3 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने बता दिया बच्चों के आपको अपना बिल्कुल हिलना नहीं है, हटना नहीं है, ठीक है ना। आई नीड दी आंसर, मुझे आंसर चाहिए सभी के। जैसे कि हमने बोला ए का बी, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। मुझे इस तरह से आंसर आपके एक एक करके चाहिए आंसर, ठीक है। देखते हैं कि आज के मैराथन क्लास में हम कितने प्रश्न कर पाते हैं अंत तक, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए आखिरी प्रश्न तक, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, ठीक है। खड़ी बोली है उसका मूल नाम क्या है? मैथिली, कौरवी, अवधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से आंसर कि खड़ी बोली का मूल नाम क्या है। खड़ी बोली को मूल रूप से क्या बोला जाता था, ये पूछा है। मैथिली, कौरवी, अवधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताता हूं, उपरोक्त में से कोई नहीं तो आंसर है नहीं। 3 बचे, मैथिली, कौरवी और अवधी। जी बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए मैथिली आपकी बिहार से जुड़े हुए हिस्सों में बोली जाती है, ठीक है। कौरवी और अवधी, अवधी जो है वो अवध क्षेत्र है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अवध क्षेत्र जिसमें मुख्यतः अयोध्या, उन्नाव, ठीक है ना, इस तरह के क्षेत्र आते हैं, वो आपका अवध क्षेत्र हो गया। अब और क्या बचा आपका, खड़ी बोली। खड़ी बोली आप देखते हो तो इसको बताता हूँ, ये कौरवी इसका मूल नाम है, ठीक है। और कौरवी से पहले एक नाम अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो देखिए ये आएगा कुरु, ठीक है। जो कुरु वंश था, अगर आपने महाभारत देखी हो, ठीक है, तो जो कुरु है ये इसका मूल नाम है बेसिकली।
अगर ऑप्शन में ये भी आए और ये भी आए, पहली बात तो आते नहीं है ऐसे ऑप्शन, अगर ये दोनों आए तो आप कुरु लगा देना, अन्यथा आप कोई सा भी एक ऑप्शन लगा सकते हैं अगर इन दोनों में से कोई भी एक आए। जैसे इसमें कोरवी आ गया तो कोरवी यहाँ पे आंसर हो गया, अगर यहाँ पे कुरु आता ऑप्शन में तो कुरु हो जाता। ठीक है, तो मूल रूप क्या है, इसका मूल नाम क्या है खड़ी बोली का? कौरवी। कौरवी एक प्रकार की खड़ी बोली है जो कि दिल्ली से सटे हुए राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अगर मैं जाऊं तो देखिए मेरठ, ठीक है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, ठीक है ना, और जो उसके आसपास के जो पूरी बेल्ट है वहां पर ये मुख्यतः खड़ी बोली का प्रयोग होता है। और खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कौरवी। ठीक है, और मैं उसको बताऊं एक चीज मुझे याद आ गई यहाँ पर कि ये जो कौरवी नाम दिया था, ये नाम जो कुरु से था, मैंने आपको बताया ना जो कुरु वंश था उससे था, तो पहले जो कुरु था उसका नाम कौरवी कैसे आया? एक हमारे हिंदी के बहुत फेमस कवि, लेखक और ज्ञाता, क्या बोलूं उनको मैं, उनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। ठीक, इन्होंने नाम बदला था, कहां से? कुरु का कौरवी किया था। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही डिटेल में आंसर हम देखेंगे अगले प्रश्न में भी। क्या है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, जलता है यह जीवन पतंग में, उपमेय है। उपमेय बताना है कि इसमें उपमेय क्या है, जीवन पतंग, जीवन पतंग या जलता। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान अगर देंगे आप तो यहाँ पर जो ये है कि जलता है जीवन पतंग में, ठीक है, जीवन पतंग में। ठीक है, तो इसमें उपमेय क्या होगा? इसमें उपमेय अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जीवन जो है, जीवन, ठीक है ना, ये जीवन है, ये उपमेय है। ठीक है, और जो पतंग है वो क्या है? उपमान है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर याद रखें इस तरह के प्रश्नों को पहचानने का तरीका। देखिए चलिए थोड़ा सा नियम पर आपको लेके चलते हैं कि नियम क्या बोलता है। इधर देखेंगे, यहां पर सीधा आ जाइए, क्या है ये? उपमा अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार का एक भेद होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अंतर्गत हम देखेंगे कि उपमा के 4 अंग होते हैं, अभी फिलहाल हम 2 ही देखते हैं, उपमेय और उपमान। ठीक है, तो इसकी अगर हम परिभाषा देखेंगे कि समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखेंगे जैसे कि जिसकी उपमा दी जाए उसे बोलते हैं उपमेय। ठीक है, यानी कि जिसकी समता समानता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए उसे बोलते हैं उपमेय। जैसे कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता पाई है, इसलिए जो मुख है वो क्या है? उपमेय है। ठीक है, और उपमान क्या है? जिससे उपमा दी जाए, अर्थात उपमेय को समान बताया जाए। जैसे कि उपमेय क्या है? मुख है कि समानता चंद्रमा से की गई, इसलिए चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। ठीक है, यानी कि जिससे समानता की जाए, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? उपमान। और जिसकी की जाए, जिसकी दिखाई पड़े समता, वो क्या कहलाएगा? हमारा उपमेय। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखिए थोड़ा डिटेल में देखिए कि जो जीवन है मैंने क्या बताया, ये उपमेय है, और ये क्या है? पतंग, उपमान। ठीक है, तो जीवन को क्या बताया? उपमान के समान बताया है। ठीक है, यानी कि जीवन को पतंग के समान बताया। जैसे पतंग होती है ना, कभी यहाँ उड़ी, कभी वहां उड़ी, कभी नीचे गिरी, कभी ऊपर उड़ी। ठीक है, तो इस तरह के चलती रहती है पतंग का, तो वही बता रहा है कि जो जीवन है वो पतंग, जलता है ये जीवन पतंग में। क्लियर होगी बात? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, प्रश्न नंबर 3 करते हैं हम। आसान सा है, प्रत्यय पूछा है, सिंपल सा। क्या है कि निम्न में से किस शब्द में आव प्रत्यय है? आव, सजावट, लिखावट, मिलावट, बचाव। ठीक है, तो आप देखेंगे
जैसे हमने बोला है और आवाज भी निकल रही है, बच्चों के कमेंट भी आने लगे, बहुत बढ़िया। देखेंगे ये तीनों लगभग एक समान ही है, ठीक है। तो अब इसमें से किसी एक शब्द में होगा तो ये तो तीनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमारा क्या बचा है, किसके अंदर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बचाव में, ठीक है। बचाव में हमारा प्रत्यय है। अब देखिए इन सब में क्या है, इन सब तीनों में जो हमारा प्रत्यय अगर निकाले हम तो हमारा प्रत्यय बचेगा आवट, ठीक है। लिख लीजिए इसको बेटा, आवट, जल्दी से लिख लीजिए। जब कुछ बताया जाए लिखने के लिए तो तुरंत लिख लिया करो। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तद्भव शब्द पूछ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो कि आपके संस्कृत भाषा से निकलकर, ठीक है, अलग अलग निकलकर अपने हिसाब से जिनको तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर लिया, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। तो बताइए कौन सा एक तद्भव शब्द है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। अब देखेंगे ये सभी जो हैं आपके, ये जो सूर्य है, सूर्य देव आजकल बहुत प्रकोप दिखा रहे हैं ये, ठीक है, गर्मी का एहसास करा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी इसके क्या है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। बट जब तद्भव रूप की बात करें तो तद्भव रूप होता है जो सामान्य रूप जो कि आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए कौन सा बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है, सूरज, ठीक है। तो सूरज हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बच्चे लोगों ने बहुत फास्ट आंसर दिया। प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं जी। सौर सैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ। सौर सैनी अपभ्रंश से, जी बताइए। सौर सैनी, जी बच्चे लोग कमेंट किया करो फटाफट से, प्रश्न समझ में आ जाता है आपको तो कमेंट भी किया करो। जी देखिए, जो शौर सैनी से आप ध्यान, एक छोटी सी मैं आपको बताता हूं, अगली बार आप नहीं बोलेंगे। देखिए शौर जो लिखा है, ठीक है, और सैनी, देखिए शोर में आप याद रखें शेर, और ये सैनी में याद रखें आप सैनी, ठीक है। तो ये दो चीज अगर आप याद रखते हैं, एज इट इज एक मतलब ट्रिक है याद करने की, ठीक है। जो शेर है उनका राजस्थान से संबंध पाया जाता है, ठीक है, शेरों का, शेरों का, ठीक है। शेर का मतलब है यहाँ पर बाघ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो शेर तो वो तो अलग चीज हो गई जो गुजरात में है, गिर में, ठीक है। तो शेर जो मतलब यहाँ पे मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए जो बाघ पाए जाते हैं रणथंबोर में, सरिस्का में, ठीक है, तो वहां पर है। या फिर आप ये समझ सकते हैं कि कैसे याद रखना है, मैं तरीका बता रहा हूँ। जितने भी जो ये वीर पुरुष ने जन्म लिया है, ठीक है ना, वो सब कभी क्या थे, सभी सभी के सभी शेर थे। और जो सैनी है वो सैनी एक वहां पर पाई जाने वाली एक जाति का नाम है, सैनी। तो याद रखेंगे ये जो भाषा का उपभाषा बनी है शौर सैनी, ये कहाँ से है आपकी, राजस्थान से, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐसे अगर याद रखते हैं, इस तरह से किसी को भी एक ट्रिक में याद रखते हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उसको कैसे याद किया था, ठीक है। और ये बाकी के बारे में आपको आगे प्रश्न मिलेंगे तब में हम आगे बताएंगे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आसान सा है। शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा। तो जब शिष्य एक गुरु को पत्र लिखेगा तो किस तरह से संबोधन करेगा अपने गुरु जी को, प्रिय गुरु जी, साप्रेम नमस्ते, श्रद्धेय गुरु जी, या भवदीय। भवदीय तो आपको पता है, ये तो बिल्कुल जब लेटर खत्म हो जाएगा तो वहां लिखना है भवदीय। अब देखिए प्रिय गुरु जी और साप्रेम नमस्ते ये दोनों क्या है, देखिए प्रिय जो होता है वो अपने सी मतलब लगभग बराबर एज या छोटों को, ठीक है, और साप्रेम नमस्ते अपने बराबर या अपने से थोड़े से बड़े। पर यहाँ पे जब बात की गई है किसकी, गुरु की, गुरु मतलब यहाँ पे टीचर की बात की गई है, तो टीचर के लिए इस्तेमाल करेंगे श्रद्धेय गुरु जी, ठीक है, श्रद्धेय गुरु जी, क्योंकि जो टीचर हैं वो हमेशा हमारे सबके लिए श्रद्धेय रहते हैं। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। इधर देखेंगे षटकोण वाला श कौन सा वर्ण है, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य या कंठ्य। जी जल्दी से उत्तर दीजिए बच्चे लोग।
देखिए दंत्य वर्ग की बात बताऊं मैं आपको, तो जितने भी आपके ता वर्ग वाले आते हैं, ता वर्ग, ठीक है, ठीक है, यानी कि जो आपकी जीभ है, जो आपकी टंग है, जो आपकी जीवा है, ठीक है ना, आप उसकी देखिए कि उसकी वो जो ज्यादातर उसकी प्लेसिंग है कहाँ पर है, तो आप उसे तुरंत पहचान पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे जो दंत्य वर्ण होते हैं वो आपका पूरा का पूरा त थ द ध ण, ठीक है, ये सब होते हैं। मूर्धन्य देखेंगे, इधर आ जाएंगे, पहले तालव्य, तालव्य देखेंगे तो तालव्य में आपके ऊपर वाले, यानी कि जब आपकी जो जीवा है वो आपके ऊपर टच करे, मतलब ऊपर जो हमें तालु है उसमें टच करे। ठीक है, तो उसमें क्या से आप करेंगे बताइए जरा, कमेंट करके जल्दी से बताया करो आंसर जी। जितने भी हमारे चा वर्ग वाले अक्षर हैं या वर्ण हैं, ठीक है, च छ ज झ ङ, ठीक है। अब आ जाते हैं अगला मूर्धन्य पे। मूर्धन्य में क्या आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं हमारे जितने भी हमारे टा वर्ग है, टा, ठा, डा, डा, ये, ठीक, लिख दो डा, ठीक है। और इसमें आपके जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो भी आ जाते हैं, ड और डा, और ये आपका आ जाता है एक और शा, और ये भी आ जाता है ये वाला र, या इसकी जगह पे ये वाला। ठीक है, तो हमारी ये सब है हमारे मूर्धन्य। तुम्हारा और क्वेश्चन भी यही था कि ये जो शा है षटकोण का, ये कहाँ पर आता है, तो ये आता है मूर्धन्य में। ठीक है, और ऐसे ही कंठे की भी बता के चलते हैं। कंठे में आपके आते हैं का वर्ग वाले, क ख ग घ ङ, ठीक है, क ख ग घ ङ, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 25। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आज की क्लास में, थोड़ा अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा अपने लिए, और लास्ट मुझे बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे कि देखिए क, ख, ग, घ और ठीक है, और ञ और ण और न और ये म, ठीक, इन सब के नीचे ऐसे लगा देते हैं हलंत। ठीक, तो बच्चे लोग अब आपको देखना है कि पंचम वर्ण कौन सा है। पंचम वर्ण होते हैं ये सभी वाले, ये सब पंचम वर्ण है, याद रखें, ना भूलें आप। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, पंचम वर्ण है। ठीक है, तो कह रहा है अब इनकी जो जो उच्चारण स्थान हो है कहां पर, कहां से इनके उच्चारण स्थान निकलते, कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से, या ये अनुनासिक। देखिए ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक नहीं होगा ऑप्शन में तो आ जाएगा अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार मतलब जो भी आपके नाक से संबंधित होते हैं। ठीक है, याद रखें, जो भी आपसे नाक से कोई ध्वनि निकलती है। देखिए अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार ले बता के चलते हैं। अनुस्वार का मतलब चंद्र बिंदी, क्या होता है, चंद्र बिंदी। ठीक है, तो ये होता है अनुस्वार। और अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक होता है, सॉरी, बिंदी होता है सिर्फ ये अनुस्वार। ठीक है, और चंद्र बिंदु होता है आपका अनुनासिक। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये दो चीज आपको बता देता हूं आपको। ठीक है, अनुस्वार अनुनासिक याद हो गया। एक आपको एक चीज और बता के चलता हूं कि देखिए कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि वहां पर आपको अनुनासिक लगाना है। अनुनासिक मतलब ये लगाना है चंद्र बिंदी। ठीक है, चंद्र बिंदी लगाना है। पर होता क्या है वहां पर, अगर उस जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऊपर चंद्र बिंदी, यहाँ पे लगा सकते हैं चंद्र बिंदी, इधर लगा सकते हैं, इस पे पूरे पे लगा सकते हैं। बट अगर मान लो इस तरह का कोई शब्द रहा जहां पर कोई मात्रा दी गई है, चाहे वो आपकी ई की हो, चाहे वो आपकी ओ की हो, चाहे वो आपकी औ की हो, ठीक है, चाहे वो आपकी ये वाली हो या ये वाली हो, ए की हो या आई की हो, मेरी बात समझ रहे हैं। तो जब इस तरह की मात्रा जब आ जाएगी और वहां पे जो साउंड आ रही है वो अनुनासिक की आ रही है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, देखिए जैसे मैं आपको एक लिख के दिखाता हूं, मैं, ठीक है, अब ये हमारा जो है ये अनुनासिक है, ये याद रखें। ठीक है ना, ये हमारा अनुस्वार नहीं है, हाँ ये अनुसार है। ठीक है, क्लियर, और ये हमारा अनुनासिक है।
ठीक है, तो ऐसे ही मैंने जैसे आपको बताया, थोड़ा ध्यान रखिए, नोट्स में लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी भी अक्षर यानी कि अगर शिरोरेखा, ये शिरोरेखा होती है, ठीक है, शिरोरेखा के ऊपर किसी भी तरह की मात्रा होगी और जो साउंड है अगर वो अनुनासिक का होगा, तो वहां पे जो अनुनासिक है वो चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, क्या लगेगा, मात्र और मात्र बिंदी लगेगी। एक और शब्द देखिए, जैसे मान लो मैंने बोला बिंदु, ठीक है, अब देखिए बिंदु है ना, बिंदु, तो ये जो है ये अनुनासिक है, ठीक है। अब यहाँ पे ई की मात्रा लगी है, इसलिए इसको हमने इसकी इज्जत रखने के लिए कि इसको ये यहाँ पे इसको ऐसे लगाएंगे तो ऐसे गंद बेकार लगेगा, इसलिए हमने इसको सम्मान देने के लिए क्या करा, हमने वहां पे सिर्फ बिंदी लगाई है, चंद्र बिंदी नहीं लगाई। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 बोल रहा हूँ, जल्दी बढ़ रहा हूँ आगे। हाँ जी, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कल्पद्रुम किसका पर्यायवाची शब्द है, कल्पद्रुम, पारिजात, हरिचंदन, बोधि वृक्ष या कल्प वृक्ष। देखिए कल्प कल्प दिख रहा होगा आपको, तो कल्प ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कल्प वृक्ष, ठीक है। क्या है, कल्प वृक्ष कल्पद्रुम का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष मानिए जिसके पास जाके सब लोग प्रे करते थे, हाथ जोड़ के अपनी मनोकामना पूर्ण करवाते थे, उनकी पूजा करते थे, कलावा वलावा बांधना इनको, ठीक है, चक्कर वक्कर काटने, जल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ठीक है, तो वो कल्प वृक्ष था, अभी भी है, ठीक है ना। तो ये पीपल और ये बरगद जैसा कुछ दिखाई पड़ता है, इसकी आप फोटो देख लेना बाद में गूगल पे, कल्प वृक्ष कैसा होता है। तो कल्प वृक्ष क्या है, यहाँ पे मतलब लोग बाग इससे जाके अपनी मनोकामना पूर्ण करवाते थे, ठीक है। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 10। 10 में क्या पूछ रहा है कि शिव का पर्यायवाची क्या है, शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष या हरि। हरि आपको पता ही है कि हरि जो होता है वो पर्यायवाची विष्णु का होता है, रुद्राक्ष एक वस्तु है, ठीक है ना, रुद्र एक रूप है, ठीक है, और शिवालय एक जगह का पूजन का स्थान है या इसके मंदिर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो शिव का पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा, रुद्र हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर फास्ट मोड में कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 में चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है कि पंजाबी का, देखो मैंने पहले कहा था ना कि प्रश्न आगे आएगा तो फिर मैं बता दूंगा आपको कि पंजाबी का विकास अपभ्रंश किस रूप से हुआ है। बताइए पंजाबी जो है वो कहाँ से आई है, महाराष्ट्र तो आई नहीं होगी, मागधी से, तो मैं आपको बता ना, मागधी मतलब मगध, ठीक है, वो बिहार वाला हिस्सा मगही यहाँ पे। अब एक बच्ची ब्राचड़ और एक बच्ची पैशाची, तो देखो मैं अभी आगे एक ही बता के चलता हूँ क्योंकि फिर उससे संबंधित अगले प्रश्न आएगा फिर बताऊंगा। तो पंजाबी जो है वो आपकी क्या है, पैशाची, पैशाची अपभ्रंश से निकलकर पंजाबी का विकास हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मागधी और महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मराठी हो गया, और मागधी मतलब जो बिहारी भाषा जहाँ पे पटना वगैरह गया वगैरह के आसपास में बोली जाती है, ठीक है। यहाँ से जो बच्चे बिहार से जरा कमेंट करके बताइए कितने बच्चे देख रहे हैं आज हमको बिहार से। आगे आ जाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, अभी पीछे पढ़ा रहा था तो मैंने आपको उसमें बताया था जब व्यंजन लिख रहा था, तो अगर आपने ध्यान दिया तो देखिए बच्चा आंसर कर भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये है हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, जिसके नीचे नुक्ता लगा है, याद रखें, ठीक है। और ये हमारे ऊष्म व्यंजन, इसके अंदर एक हा नहीं है, या अलावा वा, इसमें वा नहीं है, ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन, और ये हमारे हैं आपके संयुक्ताक्षर, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, सिंपल सा प्रश्न लग रहा है कि पहचान का तत्सम शब्द क्या है। जो पहचान है यानी कि मतलब आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का तत्सम रूप क्या होगा। हो सकता है आपने ना पढ़ा हो ध्यान से, कहीं ना कहीं देखा ना हो, ठीक है, तो चलिए बता के चलते हैं। पहचान का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा प्रत्यभिज्ञान, ठीक है। प्रत्यभिज्ञान यानी कि किसी भी चीज की आपको इंफॉर्मेशन या फिर उसको मतलब जानते हो आप, उसको उसके बारे में आपको पता हो, ठीक है। प्रज्ञान तो सिर्फ कुछ नहीं होता है, नाम होता है, और अभिधान, अवधान मतलब किसी चीज को रोकना, अड़चन लगाना। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है।
अच्छा ये रिपीट हो गया, माफ कीजिएगा, सूरज जी इसका आंसर है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर, ठीक है, खर, खर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? खरगोश नहीं, शशक, मूर्ख, क्या हो जाएगा? गधा। क्या हो जाएगा? गधा। मैंने आपको पहले भी एक लास्ट वीडियो में बताया था कि गधे के आप पर्यायवाची देख लीजिए एक बार, गर्दभ, ठीक है, और गधा तो है ही, ठीक। और एक और लिखिए आप, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन, ठीक है, ये सभी हमारे होते हैं खर, खर यानी कि गधा। आगे बढ़ रहे प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है? मिथ्या विलोम शब्द कौन सा है? आडंबर, धुंधला, दिखाना या सत्य? देखिए मिथ्या क्या होती है? मिथ्या होती है एक ऐसी चीज जो कि आपकी आंखों के आगे से धुंधला हो जाए, यानी कि जिनको आप चीजों को ना समझ पाओ कि ये हो क्या रहा है, तो क्या कहलाएगा? उसका अपोजिट कहलाएगा सत्य। सत्य हमेशा छिपता नहीं है, सत्य के हमेशा डटकर खड़े होने की उसमें क्षमता होती है। अगले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। 18 क्यों हो गया भाई? हाँ, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। बताइए। अब्ज, शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। देखिए अगर ये शब्द होता अंबुज या होता अंबुद, ठीक है, तो हम मेघ मान लेते, ठीक है, नहीं तो हम मतलब हम मेघ ही इसका आंसर होता। बट ये कह रहा है गलत विकल्प का चयन कीजिए अब्ज का, ठीक है, तो अब्ज में अंबुज, वो अंबुज तो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम उसका ध्यान नहीं दे रहे। तो हमने क्या कहा? अब्ज जो है यानी कि पानी में जन्मा, अब्ज मतलब, अब मतलब क्या होता है? पानी। जैसे शंख पानी जमता है, बनता है या निकलता है। चंद्रमा, उसकी रोशनी की बात की गई है, चंद्रमा पड़ती है। और मेघ, बादल, ये कैसे बनते हैं? बताइए जल्दी से कि बादल कैसे बनते हैं, ठीक है, कमेंट करके। आपने ईवीएस की क्लास में पढ़ा होगा। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 18, अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? जी, अब देखिए इसमें ये जो तीनों है ये गलत है। क्या बच्चे? य, र, ल, व, ठीक है, ये सभी क्या है? हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है। और इनको सबको तो मैंने अभी सिर्फ क्वेश्चन बताया ही था, इसलिए बार बार रिपीट करने का टाइम खराब होना है, और टाइम ही नहीं है जरा और क्लासेस में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम आपको 10 या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन लेकर 2-2 घंटे की वीडियो बनाते रहें, ठीक है, और भी काम है। अगला देखिए, अली, अली शब्द युग्म सही अर्थ क्या है? यानी कि एक अली क्या होता है, दूसरी अली क्या होता है? देखिए मुझे एक अली पता है, कौन सा होता है? अली होता है भौरा, ठीक है, और ये अली आ गई आपकी सखी, ठीक है, क्लियर। 20 प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20, जो पहले कभी ना हुआ, जो पहले कभी ना हुआ उसको क्या बोलेंगे? अद्भुत, अभूतपूर्व, अनुपम या कोई नहीं? तो कोई नहीं नहीं होगा। और अनुपम होता है जिसकी उपमा न की जाए, ठीक है, यानी कि जिससे किसी समानता न की जाए, या इसके बारे में मतलब जो बेजोड़ समझिए, ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं कमी। अब जो बच्चे अद्भुत और अभूतपूर्व, अभूतपूर्व का मतलब होता है कोई भी चीज जैसी वो आपने बनाई हो, ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं ना ये चीज पूर्व, ठीक है ना, पूर्व, पूर्व प्रधान, ठीक है ना, पूर्व सरपंच, ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अद्भुत। प्रश्न नंबर 21, 21 में क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में से कह रहा है सिंधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सिंधी अभी मैंने आपको बताया था किससे हुआ है, आंसर नंबर सी। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? उत्क्षिप्त व्यंजन, अच्छा ये भी सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया, डा और डा और डा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23।
देखिए ज्ञा से ज्ञानी, ठीक है, इसी यहीं पे हमारी हिंदी वर्णमाला समाप्ति भी हो जाती है। क्या कह रहा है, वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, यानी कि इसको ये आपको पता है कि 4 तरह के संयुक्ताक्षर होते हैं। ज्ञा, ज्ञा तो है ही, एक हो गया श्र, एक हो गया क्षत्रिय, एक हो गया त्र, और एक हो गया ये, ठीक है। तो इन सबको कैसे लिखते हैं ये आप सभी को पता आना चाहिए। तो ज्ञा का जो अलग अलग संधि विच्छेद है, वर्णों का संयोग उसे बनाया, वो क्या है, सेकंड वाला। चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द पूछ लिया है फिर से, तो तद्भव शब्द क्षत्रिय नहीं होगा। नियम, प्रभाकर, खंडहर। नियम, नियम देख लेते हैं। हाँ, नियम भी है तद्भव शब्द में, ठीक है। प्रभाकर, प्रभाकर, प्रभाकर भी कैसा है, मतलब ऐसा शब्द जो कि जनरली नहीं बोला जाता है, बट कहीं से सुना सुना सा लग रहा है, ठीक है। तो इसे हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द एक क्या बचा हमारा, खंडर, ठीक है। क्या बचा, खंडर। और इसका अगर मान लो खंडर का हम इसका भूत सॉरी वर्तमान में बात करें कि जैसे इसका तत्सम शब्द क्या है उसका, देखिए जल्दी से बताइए। तद्भव रूप क्या हो जाएगा, दोबारा लिख दो, दोबारा लिख देते हैं, लिखिए खंड ग्रह, खंड ग्रह, ये इसका हो जाएगा तत्सम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। देसी, देशज, आगत या यौगिक। जो शब्द विदेशी भाषा से आए हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, आगत शब्द। क्या बोलते हैं, आगत शब्द, याद रखें, कृपया ना भूलें, आगत शब्द, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 इंटरेस्टिंग सवाल, क्या कह रहा है, निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द क्या है, ठीक है, बताइए। जो कि मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया, हवालात, रेल, बाड़ा या गिलास। देखिए बाड़ा और गिलास है, ये ग्रामीण शब्द इस्तेमाल होते हैं। जो रेल है वो आपका वो अंग्रेजी का है, क्या बचा, हवालात। तो ये मुझे ही हवालात वाली बात ध्यान रखें, हवालात से दूर रहें। प्रश्न नंबर 27, अवगुंठन का अर्थ क्या है। अवगुंठन, एक अवगुंठन जो है वो याद रखें संस्कृत भाषा की चेली है, ठीक है, संस्कृत भाषा का है। पर अगर हमने इसका क्या बताया, उसका तद्भव रूप बनाए किसका, अवगुंठन का, तो अवगुंठन का जो तद्भव रूप है वो क्या हो जाएगा, सीधा और सीधा घूंघट, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, एक सेकंड, हाँ, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। अंबर, अंबर मतलब क्या हो जाएगा इंग्लिश में, क्लाउड्स। व्योम, पृथ्वी, चंद्रमा या वायु। तो अंबर का यहाँ पर केवल एक ही अर्थ है, क्या है, व्योम। अगर आपको याद हो कि अगर आपने कैप्टन व्योम देखा हो, ठीक है, मिलिंद सोमन जिसमें मेन लीड पे थे, मिलिंद सोमन, ठीक है, मिलिंद सोमन, तो वहां पे कैप्टन व्योम में एक सीरियल आता था और वो जो कि सुबह ही आता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चिन्ह। अब तत्सम शब्द बताना है, बारात, वर्षा, हाथी, आंसू, बताओ क्या है इसका सही आंसर, कमेंट करिए जल्दी से। तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा है तत्सम शब्द। कुछ ही बच्चे आंसर करते हैं जी। तत्सम शब्द का जो
तत्सम शब्द का जो चयन करते हैं हम इन चारों में, वो है हमारा वर्षा। ठीक है, बारात, हाथी और आंसू क्या है हमारे तद्भव। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है। अब देखिए, ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि जनरली यूज नहीं होते हैं। ठीक है, जो कि कहीं पे रखे हुए हैं, जिनको हाथ नहीं लगा सकते। ठीक, तो याद रखें, जो चोंच का जो तत्सम शब्द है वो क्या है हमारा, चंचू। आंसर नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोगे आप इसका आंसर मुझे, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का। बताइए, किस समास का शब्द पंचवटी है, किस समास का। द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी। जल्दी से बताइए कि ये जो किस समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर पंचवटी। पंचवटी, पंचवटी एक स्थान है जहां पर सीता मैया रही थी। तो देखिए, पंचवटी में क्या दिख रहा है आपको, पंच। पंच, ये पंच वाला नहीं, ये वाला पंच नहीं। पंच कौन सा है, ये 5। ठीक है, तो जब पहले ही पूर्व, मतलब जो पहला पद यानी कि हाफ पार्ट में अगर आपको कोई नंबर दिख जाए तो आपको वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। 32 क्या कह रहा है, काली घटा का घमंड घटा। इसमें पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है। देखिए, अब ये देखेंगे आप इस लाइन में कि इस वाक्यांश में जो शब्द है घटा वो 2 बार है। तो याद रखें, जब एक ही शब्द 2 बार लिखें या 2 से अन्य बार लिखें और सबका जो अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक है, वो अलग अलग है। तो जब इस तरह की कंडीशन आए तो क्या कहलाएगा, वो यमक अलंकार कहलाएगा। याद रखें, मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट वीडियो में। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33। आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरे का अर्थ बताया। आधा तीतर आधा बटेर, आधी आधी चीजों को साथ में रखना। आधा बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, सुमेल चीजों का बटोरना नहीं, आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। याद रखें, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या कह रहा है, सिंपल सा है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में न, अव, पन, पा होता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। प्रश्न नंबर 34। जब किसी शब्द के, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपका अपना। ठीक है, अब अपना में मैंने इसमें जोड़ दिया पन, यहां से उठा के अपनापन। तो ये जो अपनापन है ये किसी ऐसे दोस्त के लिए आपके लिए क्या बन जाएगा, उसके लिए रिवार्ड बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, आप यहां से जाके कोई ना कोई सम्मान घर पे जाके। प्रश्न नंबर 35। 35 प्रश्न क्या कह रहा है, नियत और नियत शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। इरादा और भाग्य, ठीक है, नहीं। इरादा और निश्चित, इरादा और निश्चित कैसे, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से। प्रश्न नंबर 35। देखिए, नियत जो ना, नियत नियति करेगी, नियति करेगी। ठीक है, तो नियत मतलब किसी चीज का निश्चित कोई चीज, और यहाँ पे नियत का जो अर्थ है वो क्या है, आपका इरादा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36। शब्द युग्म पर्यंत और पर्यक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जी, पर्यंत मतलब और पर्यक मतलब क्या होता है बताना है। तड़ और कीचड़, तक और पलंग, पर्याप्ति
और पलंग समग्र और पीड़क। तो देखिए जो पर्यंत का मतलब होता है वो होता है मतलब उसका तक। तो आपको पता लगा कि पर्यक का मतलब भी क्या हो जाएगा, कलंक। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 करते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या है? हर काम को देर से करने वाला दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। देखिए हर काम को देर से करने वाले को बोलते हैं, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है, दीर्घसूत्री, सॉरी, ठीक है। और दीर्घदर्शी वाला दूर देखने वाला, अदूरदर्शी इसका अपोजिट हो गया, विलंबी मतलब रुक के काम करना, ठीक है। आगे जाते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। 37 पे क्या कह रहा है? हर काम, सॉरी 37 हो गया, 38। मारुत का पर्यायवाची शब्द बताना है कि मारुत का मतलब क्या होता है? हनुमान, पूजना, समीर और आदर। जी बताइए उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मारुत, मारुत। देखिए कुछ बच्चे इसका आंसर हनुमान लगा रहे हैं जो कि गलत है। सही आंसर क्या है इसका? समीर, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका हमारा? समीर। मारुत का आपने वो नहीं सुना का जय, मतलब मारुति एक शब्द होता है, मारुति, ठीक है ना। मारुति आपका हनुमान हो सकता है क्योंकि मारुति नंदन वो हनुमान ही कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 38। 38 में क्या कह रहा है कि 38 तो हो गया, सॉरी 39। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर, यानी कि इन दोनों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? क्या प्रयुक्त होता है? पूर्ण विराम, अर्ध विराम, उद्धरण चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो याद रखें कि जब आपके सभी काम पूरे हो जाते हैं तो लास्ट में आप क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। इंग्लिश में लगाते हैं ये फुल स्टॉप और ये लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो याद है, भूल नहीं जाना, ठीक है। प्रश्नवाचक और विस्मयादि को भूलकर सभी वाक्यों में अंत में पूर्ण विराम लगता है, ठीक है। अर्ध विराम मैंने आपको बताया था कि अर्ध विराम को फुल स्टॉप लगा के और उसमें कोमा डालेंगे। उदाहरण चिन्ह क्या होते हैं? उदाहरण चिन्ह होते हैं जो आपके किसी चीज को समझाने का तरीका होता है ना, ये आपका होता है विवरण या विवरणात्मक। और विवरण क्या होता है? जैसे आपने कुछ चीज लिखी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ये बढ़ाएंगे तो उसका मतलब क्या है? हम वहां पे विवरण चिन्ह लगा रहे हैं, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन है वो नीचे है, आगे है। प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? यानी कि एक ऐसा शब्द जिसके अंदर उपसर्ग रहित कह रहा है, सहित नहीं, ठीक है। उपसर्ग किसमें नहीं है? संयोग, विदेश और अत्यधिक। देखिए संयोग के अंदर सम है, विदेश में वी है और अत्यधिक में अभी कुछ दिन पहले प्रश्न कराया था उसमें अति है। तो क्या बचा? सुरेश इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है? तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। कैसे? तरनी, तनुजा, तट, तमाल, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे एक ही वर्ण की बार बार उत्पत्ति होती है तो क्या हो जाता है? वो अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 पे। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? यानी कि किसका जो है वो मतलब मेल और फीमेल की वाली बात करूं, ठीक है, कि किसका है ये जो कि कौन सा एक शब्द है जिसको मेल फीमेल में इस्तेमाल एक ही होता है? चाचा का चाची, बहन का भाई, कोयल का क्या होता है पता नहीं, भैंस का भैंसा। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोयल। सी तेरी बुलबुल कुकू कुकू। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43।
जी हो गया 43 आंसर। 43 43 हाँ। जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए जैसे मेरे पिताजी बताते हैं कि एक चीज है कि रोग है ना, रोग का घर खांसी और राड़ का घर अ, जी सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका हमारा, बहुत टाइम दे दिया जी। जिसमें अपमान की भावना हो उसे क्या कहेंगे, उपहास कहेंगे। ठीक है ना, व्यंग्य मतलब कोई चीज का कमेंट करना, परिहास किसी चीज को मतलब हंसी 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 करना, और हास यहाँ पे किसी चीज की कमी होना। अगला पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44, आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कबूतर कौन सी, कबूतर कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। तो देखिए यहाँ पर कबूतर का कोई नाम नहीं दिया है, सिर्फ कबूतर बोला है, तो इसलिए हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पर कबूतर मतलब पूरी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। वहां पर ये नहीं बोला है कि वो भैया अनारकली कबूतर दे दो या राजस्थानी कबूतर दे दो। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45। वह नेता विधायक है रेखांकित पद पर, ठीक है, रेखांकित पद पर कौन सा विशेषण है। जी बताइए, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या परिमाण। तो संख्यावाचक नहीं है, परिमाण की बात नहीं की गई है, दो बच्चे गुणवाचक और सार्वनामिक। तो याद रखें, जहां पर किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है, ये आपका सर्वनाम है। ठीक है ना, और ये इसका विशेषण है कि जो वह नेता है वो विधायक है। अगला आ जाते हैं प्रश्न नंबर 46। 46 क्या कह रहा है, संयोग, अभी मैंने आपको पीछे बताया था संयोग शब्द का संधि विच्छेद अभी कराया था 2 मिनट पहले। सम प्लस योग, यही है, ओनली दिस एक्सरसाइज इज यूजफुल। ठीक है, तो सम प्लस योग, बहुत बढ़िया। 47 पे आ जाते हैं कि नाव में नदी है, इस वाक्य में किस वाक्य गुण का अभाव है। यानी कि नाव में नदी है, नाव में नदी है, क्लियर, समझ नहीं आ रहा है। ठीक? आकांक्षा है, ये क्रम है, योग्यता है या आसक्ति है। तो देखो बच्चा लोग, इसका सही आंसर क्या है, क्रम, क्योंकि यहाँ पर हमको जो इस वाक्य में गुण है क्रम ठीक करना है। तो नदी में नाव है, सही क्या हो जाएगा, नदी में नाव है। क्लियर होगी बात। चलिए बहुत बढ़िया, प्रश्न नंबर 48 पे जाते हैं। 48 प्रश्न क्या कह रहा है कि जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहां लगाया पैसा लगाया जाता है। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह मतलब वही कोमा, ठीक, योजक चिन्ह, हाइफन, प्रश्नवाचक, यहाँ पे तो प्रश्नवाचक की बात नहीं की गई है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक की भी नहीं की है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका 48 क्वेश्चन नंबर का बी। बी मतलब योजक चिन्ह। क्यों, क्योंकि देखिए कभी आपने देखा हो कि यार चाय और वाय ले आओ, चाय वाय ले आओ, ठीक है, रोटी वोटी, तो देखेंगे ये तो हो गए सार्थक शब्द, चाय रोटी आदि। तो ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे हो गए इसके अन्य शब्द। ठीक है, निरर्थक शब्द, जैसे चाय, चाय वाय का कोई मतलब नहीं होता, रोटी वोटी, वोटी का भी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए वो निरर्थक शब्द इसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, आंखों का पानी ढलकना। यानी कि देखिए ये जो आंख है आपकी सुंदर सुंदर, यहाँ से जो पानी है वो ढलक रहा है, कब ढलकेगा, अत्यंत प्रिय होना, बेशर्म बन जाना, अकल का आ जाना या धोखा देना। तो याद रखिए कि आंखों का पानी ढलकना, आंखों का पानी उतरना, ठीक है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, बेशर्म बन जाना। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
50, 49 हो गया ना, 50 जी। एक सेकंड, हाँ। सावन हरे न भादो सूखे, इस कहावत का अर्थ क्या है? सावन हरे न भादो सूखे, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में होना, सदैव सुखी रहना, सदैव प्रसन्न करना, सुख दुख का भेद बांटना। ठीक है, ये तो बैठ गए हम। ठीक है, अब हमने क्या देखना है? सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि फिक्स रहती हो। ठीक है ना, जैसे कोई ट्रेन चलती है, वो आज भी चल रही है, कल भी चल रही थी, परसों भी चलेगी। तो कुछ चीजें क्या है, फिक्स रहती हैं उसका। ठीक है, तो इसीलिए ये कहावत यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अरे अच्छा, ठीक है, तो ये थे बेटे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है ना, इन 50 क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आप लोग कौन से पानी की मछली हैं, कितना और पढ़ना है। ठीक है, इतना ध्यान रखें। केवल बी पॉजिटिव बोलने से नहीं होगा, आपको स्वयं कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वरना दिक्कत आएगी आपको ही। चलिए फिर अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपना घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।